मीडिया मैप के आज के कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। मैं सतीश मिश्रा, आपका होस्ट और दोस्त। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जो अभी परिवर्तन आए हैं, जैसे केरल में यूडीएफ की वापसी, आज कर्नाटक में एक नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसी तरह से आप देख रहे हैं तमिलनाडु में एक नई सरकार विजय जहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो एक मशहूर वहाँ के सिनेमा के एक्टर हैं, पॉपुलर हीरो हैं, और आज की जो जेन जी जनरेशन है उसमें लोकप्रिय होते हुए उन्होंने वहाँ पर जो इतनी दशकों से पार्टियां जो सत्ता में आती जाती रहती, उनको बाहर करके उन्होंने सत्ता संभाली है। और उन्होंने जिस दिन शपथ ली और उससे पहले ये घोषित कर दिया कि उनका विश्वास सेकुलरिज्म में है। और आज जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा कि कांग्रेस ने तुरंत जैसे ही विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया, जिससे कि डीएमके उनसे नाराज हुई। पर कांग्रेस ने शायद आज के नेतृत्व में ये पहचाना कि आज का युवा परिवर्तन चाहता है, उनको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब क्या आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं आगे है उत्तर भारत के राज्यों में, और वो कांग्रेस के लिए क्या एक ऐसा आधार बन सकता है कि कांग्रेस देश में फिर से सांप्रदायिकवादी ताकतों को चुनौती दे सके, कम्युनल फोर्सेस को चैलेंज कर सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथी हैं प्रोफेसर बी.आर. गुप्ता, जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा। प्रोफेसर पी.आर. गुप्ता एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने बहुत सारे मीडिया कर्मियों को पढ़ाया है, मीडिया कोर्सेज को बनाया है, और मीडिया पर उनकी बहुत ही गहरी पैठ है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट और दलित लोगों के लिए लड़ने वाले, दलित के अधिकारों के लड़ने के लिए प्रोफेसर जॉन दयाल साहब हैं, जो मेरे साथी भी रहे हैं, जिन्होंने वर्षों हम लोगों ने साथ काम किया। हमारे साथ और प्रोफेसर अविनाश सिंह हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स में ट्रिब्यून में बड़े वर्षों तक काम किया, और वो इन विषयों पर बहुत पैनी नजर रखते हुए बहुत बुलंदी से अपनी आवाज को सामने रखते हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न जो पूछने जा रहा हूं कि कांग्रेस का क्या एक पुनरुद्धार दक्षिण से होता दिख रहा है, इसकी ये प्रश्न मैं सर्वप्रथम पूछना चाहता हूं प्रोफेसर बी.आर. गुप्ता जी से। मित्रों, दक्षिण भारत और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कई मौकों पर एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। पार्टी ने दक्षिण के लिए और दक्षिण प्रदेशों ने पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी, इसके निर्माण, इसके विकास, इसके विघटन, इसमें टूटन और इसमें विशेषताएं जो थी, और समय आने पर साथ खड़े होने का साहस, ये दक्षिण ने हमेशा दिखाया है। अब लगभग 140-41 साल की कांग्रेस को अगर हम एक सदी छोड़ दें पीछे की, तो बहुत बुजुर्गवार कांग्रेस है हमारी। और बुजुर्ग को कहते हैं कि अगर बुजुर्ग के पैर मजबूत हों तो सेहत ठीक ठाक है। और अगर भारत के नक्शे को हम टांगते हैं, हिमाचल जो उत्तर है वो उसका शीश है, तो दिमाग भी ठीक है और पैर भी मजबूत है। ये देखने के बाद मेडिकली फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोई भी बुजुर्ग। तो कांग्रेस पार्टी इस देश में इस हालात में पहुंचने के बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि दिमाग से और अपने मजबूत पैरों पर खड़ी ये पार्टी आज भी दुरुस्त है। और दक्षिण भारत में उसके जो पैर जमे हुए हैं, उस पैर जमने का कारण
कांग्रेस का मजबूत होना ही है। इसलिए कांग्रेस ने समय समय पर 2-3 काम बहुत अच्छे किए। सबसे पहले आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आजादी के बाद ये तीसरे दलित नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आजादी के बाद पूरे कांग्रेस की पूरी परंपरा देख लो। आजादी के बाद समय समय पर दलितों का भी कांग्रेस ने साथ दिया और उसमें से पहला दलित भी दक्षिण से उन्होंने लिया, डी संजीवैया। ये पटना अधिवेशन 1962 की बात है। 1962 में पटना अधिवेशन के वो अध्यक्ष बनाए गए और कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये 1962 में। उसके बाद 70-71 के दौरान बाबू जगजीवन राम फिर आए, ये दूसरे उत्तर भारत से दलित नेता थे। और आज लगभग 3-4 वर्षों से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से कांग्रेस की रहनुमाई कर। तो कांग्रेस का जुड़ाव भी दक्षिण से रहा और अपनापन भी रहा। मौके मौके पर, चाहे वो इंदिरा गांधी जब मुसीबत में थी, चिकमंगलुरु और मेंढक से होते हुए वो फिर भारतवर्ष की उत्तर भारत की राजनीति से जब नकारे गए तो दक्षिण ने साथ दिया और फिर पैरों पर उठा के खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस पैरों से मजबूत है, कहते हैं ना साउंड फुटिंग पर है, मजबूत पैरों पर खड़ी हुई पार्टी है। इसलिए और इसका सिर हिमाचल, ये भी उन्होंने इज्जत रख ली कि जिसका दिमाग ठीक हो, जिसके पैर मजबूत हो, वो हेल्दी है। और बाकी जिसका सिर नहीं हो और पैर नहीं हो, उस पार्टी कहाँ है वो आप देख लीजिए। सिर भी नहीं है उसके पास, पंजाब भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं है और पैर भी नहीं है, तो बीच का हिस्सा जो खाने वाला बचा हुआ है, पेट, तो खा रहा है देश। प्रोफेसर बी.आर. गुप्ता जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने तस्वीर को प्रस्तुत किया और सिर्फ खाने वाला जो हिस्सा है वो आज की रूलिंग पार्टी के पास है। वो खाता भी है, कहता तो है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर खुद ही खाता है, खुद ही खाता रहता है। मैं प्रोफेसर जॉन दयाल के पास चलना चाहता हूँ और उनसे पूछूंगा, उन्होंने पत्रकारिता के अपने जीवन में सभी राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग की है, अच्छी तरह से नेताओं को जाना है। आज जो दक्षिण भारत में, मैं उसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना को भी जोड़ूंगा, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उनके आकलन में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, जो निर्णय लिया गया तमिलनाडु के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कि कांग्रेस ने टीएमके से बिना पूछे टीवी के विजय को समर्थन दिया और उसके बाद विजय की सरकार बनी, आप इसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर जॉन दयाल? शुक्रिया। मैं खुद भी, आप जानते हैं कि हालांकि दिल्ली में 1962 से हूँ, मैं दक्षिण भारतीय, आंध्र और केरला से मेरा ताल्लुक है और मैं प्रोफेसर गुप्ता जी से बहुत नाराज हूँ, नाराज इस वास्ते हूँ, कहाँ पैर कहाँ सर। मेरे पास एक नक्शा है जिसमें केरला सर है और कश्मीर पाँव है, तो उस बात पे नहीं जाऊंगा मैं। मगर एक बात ठीक है, आज की तारीख में सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस को करनी है, जहाँ भी हो पाए पावर में रहना है। केरल में अपने गुर्दे के ऊपर, कर्नाटक में तो चल ही रहा है और उन्होंने दिखा दिया कि राजनीतिक परिपक्वता कैसी होती है। मिड स्ट्रीम लीडरशिप चेंज कर ली और पार्टी में कोई खास तहलका नहीं मचा कर्नाटक में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तमिलनाडु में कांग्रेस बहुत सालों से, 60 साल से बहुत छोटी पार्टी रह गई है। डीएमके जब से बनी, जब से द्रविड़ पार्टी का वर्चस्व आया, तब से कांग्रेस जो उन दिनों ब्राह्मणिकल पार्टी थी या फिर नाडार थे, उसमें बीच की ओबीसी कौमें नहीं थी, उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं डीएमके ने संभाला और अभी डीएमके और उसके बच्चे राज कर रहे हैं और उनमें विजय भी आता है। तो पिछली बार ये भी कांग्रेस डीएमके का तुम चलाती, अभी टीवीके की है, तो उसमें बड़ी बात नहीं। मगर ये पिछले 15-20 साल में जो पावर में है, मंत्री हैं उसके, राज्यसभा में मंत्री मेंबर्स भेजती है, म्यूनसिपैलिटीज में जीत होती है, उसका एक अपना एक बात होती है। चेन्नई में, तमिलनाडु, मदुरई में, कोयम्बटूर में ये इंडस्ट्रियल हब है और जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे अपना हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो तमिलनाडु में पावर में रहना लाइफ एंड डेथ आप कह सकते हैं, कई बातों में हो सकता है, उसी तरीके जैसे कर्नाटक में। केरला में तो कभी
वामपंथी और कभी कांग्रेस आ रहे हैं, और इसी वजह से भाजपा वहां पे पाँव नहीं जमा पा रहा है। सतीश, मैंने और आपने, हम सभी ने जो यहाँ पर है, महेंद्र ने भी, इंदिरा गांधी का जब उत्तर भारत में सिर्फ 2 सीट मात्र रह गई थी और खुद भी जब वो हार गई थी, दक्षिण भारत ने उनको सपोर्ट किया। इस वास्ते नहीं कि उनको इंदिरा गांधी से कोई खास प्यार था, मगर इस वास्ते कि उनको गांधी और नेहरू का जो रूट्स हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उनसे प्यार था। गोपालाचारी कितने भी खिलाफ रहे हों, मगर महात्मा गांधी के सामने थे, आप समझ सकते हैं कितना क्लोज था। तो इंदिरा गांधी दक्षिण भारत में आई और उसकी वजह से फिर दोबारा उत्तर भारत में अपने आप को कैप्चर कर पाई। अगर दक्षिण भारत से भी उखड़ जाती तो अब यकीन कीजिए कांग्रेस का आज कोई नाम लेने वाला नहीं होता। तो ये तो कोई एक बात हमको याद रखनी है। दूसरी बात जो याद रखनी है, ये सारी विक्ट्रीज अलग अलग हैं। एक विक्ट्री का किसी और विक्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। केरला की जीत अलग है, कर्नाटक की जीत जब हुई थी उसका बिल्कुल फर्क रीजन था, मगर जीत अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। तमिलनाडु की जीत आपने देख लिया कि टीवी के साथ जाके राज में आ गई है। आंध्रा में नहीं आ पा रही है, तेलंगाना में आ पा रही है। दोनों ही पुराने आंध्र प्रदेश के अंग हैं। आपने अब संजीवैया का बात बताया, संजीव रेड्डी की बात बताया, बड़े बड़े महान वामपंथी और कांग्रेस नेता पुराने तेलुगु प्रदेश से आए हैं, और हम लोगों ने उनको बचपन से सुना है, कईयों को पर्सनली जाना भी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जगह वो है, एक जगह नहीं है, कितनी रेडिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं। मगर जहाँ पे कांग्रेस ने अपना खोया, तेलंगाना में खोया, वापस ले लिया, आंध्र में भी वापस ले सकती है अगर वो अपने जिसको कहते कार्ड्स ठीक से खेले। तो दक्षिण भारत में कांग्रेस कहीं जाएगी नहीं। और जो दक्षिण भारत का गुस्सा है कि ये आप उत्तर भारत की सीट बढ़ाएंगे, हमारा एकदम पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उस गुस्से को संभालना है, उस गुस्से को यूज करना है, उसको इंजन बनाना है कि ऊपर दोबारा फिर आ पाए। उत्तर भारत में मेरा एक कथन है कि हालांकि अभी कहीं पे हमको दिखता नहीं है, मगर मैं कहता हूँ और सतीश ने मेरे को सुना भी है कि कांग्रेस उन बीजों की तरह है जिनको पुराने लोग जब बिखारते थे जमीन पर, तो जो पठार पर फैलता है वो धूप में जल जाता है, जो रेगिस्तान में जाता है उसको पानी नहीं मिलता, मगर जो जमीन पे गिरता है, जब भी पानी ठीक होता है और धूप ठीक होती है, वहां पे फलता फूलता है। कांग्रेस के सीट बहुत गहरे हैं, हर पार्टी में है, हर जाति में है, और अगर ठीक से खेला गया, ठीक मौसम आया, ठीक संधिया रही, तो यकीनन क्यों नहीं आएगी, कोई भी पार्टी आ सकती है। तीसरी बात क्या कि मैं अपने चर्चा करवाऊँ तो यूथ एनर्जी बड़ी अजीब बात है। 51 साल का भी यूथ होता है, 51 साल की लड़की ग्रैंड मदर हो जाती है। मेरी बिटिया की सहेलियां कई अभी अभी 1 साल के बच्चे की, 2 साल के बच्चे की ग्रैंड मदर बन गई हैं। तो यूथ को, सभी लोग यूथ हैं, मगर ये जो गुस्सा है, ये जेन जी से मैं टोटली बड़ा खफा हूँ। नेपाल में जेन जी का 40 साल से यंगर आदमी है, बांग्लादेश की जेन जी का आदमी 60 साल का है। तो क्या फर्क, क्या कहाँ जेन जी है लीडरशिप में? यूरोप में, और सतीश जो यूरोप में पढ़े भले हुए हैं वो कहेंगे, यूरोप में जब यूथ एंगर आता है, चाहे राइट विंग हो या सेंट्रिस्ट हो या लेफ्ट विंग हो, वहां पर यूथ की एज में और लीडर्स की एज में 10 साल से ज्यादा फर्क नहीं होता है। 30 साल में, 35 साल में तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 40 साल तो बन ही जाते हैं किसी भी हालत में। तो इसको, कांग्रेस को अभी अपने हाथ, अपने कार्ड बड़े ढंग से खेलने हैं, कोई बेवकूफी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 29 ज्यादा दूर भी नहीं है, मगर ज्यादा नजदीक भी नहीं है। आज के जमाने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बहुत होते हैं। कौन जानता था विजय आएगा? अब कौन जानता है कॉकरोच पार्टी आएगी कि नहीं? कल तक तो यूथ की पार्टी थी, आज सुबह की खबर है कि आरएसएस उसको सपोर्ट कर रही है। तो इनके बारे में जरा ध्यान रखना पड़ता है। और दक्षिण पार्टीज की जो रीजनल पार्टीज है, उनका एक फायदा ये है कि वो उत्तर भारत में आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है। टीएमसी तब भी अपने आप को ऑल इंडिया कह सकती थी, मगर डीएमके अपने आप को ऑल इंडिया नहीं कहती है। उसका तमिलनाडु में राज्य है, वहीं पे वो जीना मांगती है, वहीं पे मरना मांगती है। पौंडीचेरी को भी तमिलनाडु में मानते हैं। प्रोफेसर जॉन दयाल ने बहुत खूबसूरती से कांग्रेस को अपने कार्ड बहुत
सावधानी से खेलने होंगे, सोच समझ के खेलने पड़ेंगे। और अब आने वाले दिनों में, सप्ताहों में, हफ्ते में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे नवयुवक का गुस्सा, जो नाकामियां हैं आज की सरकार की परीक्षाओं में, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें जो गुस्सा बढ़ रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो रहा है। हमको ये बात, मैं जॉन दयाल जी से सहमत हूँ कि आरएसएस कोशिश करेगी कैप्चर करने की, तो क्या आरएसएस कैप्चर कर पाएगी ये आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। हम अब चलते हैं, बी आर गुप्ता जी के पास चलना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी जॉन दयाल को सुना, आप उसको, जो आज की जो नवयुवक में गुस्सा है, उसको कौन चैनल दे पाता है, चैनलाइज कर पाता है, कौन आवाज बन सकता है? अभी हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की, उनसे बात की। आप इन सब डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं प्रोफेसर पी आर गुप्ता? देखिए, आंदोलन को कौन भुना लेगा। आई रिमेम्बर गुजरात का छोटा सा आंदोलन और धीरे धीरे पहुंचता है जब दिल्ली बिहार होते हुए, तो जेपी साहब ने उसकी अगुवाई की, सारे मिल गए और उसका उस थोड़ा सा, वो इतना भारी आंदोलन नहीं था जितना आज हो रहा है। आज वाले तो बहुत परेशान है युवा, और युवाओं के प्रति प्रोफेसरों का हमेशा एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं देख रहा हूं, आज नहीं है। अरे भाई, ये लड़के हैं, आपने इनको दिया क्या है इस पीढ़ी में? आपका ये एसेट थे, आपने उसको लायबिलिटी में बदल दिया है। ये कौन जिम्मेवार है इसका? इस देश की सरकार जिम्मेवार है, इस देश के पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। उससे हम भागेंगे कहां? आज अगर युवाओं के पास कुछ नहीं रहा, मेहनत नहीं है, पढ़ाई नहीं है, क्या कुछ नहीं है उनके पास, जो कुछ भी मिल रहा है उसका उपयोग क्या हो रहा है हमारे? आज हमारे लिए हमारा युवा जो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, हमारे लिए लायबिलिटी बन गए हैं। हम उनसे डर रहे हैं। हमने उनके लिए किया क्या है? वी आर चीटेड आवर जनरेशन। इज ए शेम फॉर अस। यूनिवर्सिटियां कितनी से कितनी हो गई हैं, प्राइवेट हो रही हैं, डिग्रियां बेच रहे हैं, उनके एग्जाम तक कायदे से नहीं करा पा रहे हैं। सरकार सामान बेचती चली जा रही है। घर का सामान बेच बेच के हम अपने देश को ही सामान बेच को, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल स्टेशन बेच दिया, वो कारखाना बेच दिया, ये पब्लिक सेक्टर बेच दिया। कर क्या रहे हैं हम लोग? यूनिवर्सिटी खोलता चला जा रहा है आदमी, काम धंधा है नहीं, लोगों को रोजगार है नहीं, तो आप मजाक तो कर रहे हैं युवाओं के साथ। और युवाओं के प्रति वो नहीं है, युवाओं के प्रति, अबे युवाओं के लिए किया क्या है? लूटा ही है ना, पैदा किया और लूटा है उनको। और गलत रास्ते पे अगर वो चले जा रहे हैं या सही रास्ते पर हैं, अब उम्र और एज से अगर आप वो लगा रहे हैं उनका, अरे उनका तो आप लोगों ने बर्बाद कर रखा है। 60 करोड़, 40, 45, 50 करोड़ तो एकदम यंग बच्चे हैं आपके पास। दुनिया का सबसे ज्यादा एसेट इंडिया के पास है एज फार एज द यूथ एनर्जी इज कंसर्न। पॉलिटिकली उसको आप भुनाने की योजना बना रहे हैं, कांग्रेस बनाए या बीजेपी वाले या दूसरे आरएसएस वाले। मतलब दूसरे के क्रोध को किस तरह से कैश करके अपने लिए सत्ता हासिल करना, यही काम तो अन्ना हजारे के टाइम में हो गया है। उससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था आपके पास, उसके विजन वाला प्राइम मिनिस्टर था आपके पास। उसी के टाइम के अंदर करप्शन हुई और सारी करप्शन मालूम हो गई, आधी चीजें गलत थी उसमें। मनमोहन सिंह के टाइम में अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा उसको सलाम करता है, दुनिया उसके रुतबे को मानती है, हम बोलते नहीं थे। He was a thinker, he was a professor, he was an academician prime minister। अब मजाक करे जा रहे हैं देश के साथ, युवाओं को कुछ है ही नहीं है। मैं दयाल साहब से इसलिए वो नहीं रखता हूं, सहमति नहीं है मेरी। क्यों कि हम अपने युवाओं के लिए क्या किया भाई साहब, क्या प्रोग्राम है? अगर उसको कोई कैश कर रहा है या कोई उनको बहका रहा है, नौजवान तो हमारे हैं देश के। आपने उसको सेना के लिए उनके साथ मजाक किया, सेना में भर्ती को लेकर, नौजवानों को लेकर, पहलवानों को, बच्चों बच्चियों को लेकर। अब
किया क्या है? समय समय पर धोखा ही दिया है ना उन बच्चों को, या प्रियंका गांधी हो या बीजेपी के लोग हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जब भी नौजवानों के साथ धोखा करेंगे और उनके गुस्से और उनकी एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए, तो आप समझ लीजिए आप कर क्या रहे हैं, या आप सोचिए। देखिए, पहली बात यह है कि यूथ डिविडेंड हमारा है जिसको हम इनकैश नहीं कर पाए, यूथ एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर पाए, उनको नौकरियां नहीं दे पाए, उनको अवसर नहीं दे पाए, सिस्टम ऐसा दे दिया जो कि टोटली करप्ट है। अब यूथ पर शक करना तो गलत होगा। मेरा मानना यह है कि यूथ को हमको देखना होगा कि वो कैसे देश को नेतृत्व देते हैं, और राजनीतिक दलों का की जिम्मेवारी है कि उनके उनके मार्ग को प्रशस्त करना, उनके भावनाओं को समझना। और मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जुलते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, ये आज के समय में कोई आसान काम नहीं है। मैं प्रोफेसर जॉन दयाल के पास फिर से जाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से, प्रोफेसर बी आर गुप्ता की बात वाजिब है, और पर हमको भी उसके लिए क्या करना है, क्या देखना है, हमको पॉजिटिवली बात करनी चाहिए यूथ, आज के यूथ के बारे में। प्रोफेसर जॉन दयाल। नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरे और प्रोफेसर गुप्ता के विचारों में मेरा ख्याल है 0.5% भी फर्क नहीं दिखता है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन उन्हीं फैक्ट पे थोड़ी बहुत कुछ इधर है कुछ उधर है। यूथ एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरा ख्याल आजकल अगले 5 साल तक तो कम से कम 30 से नीचे वाले यूथ 15 और 30 के बीच में, 18 और 30 के बीच में पावरफुल है। मगर ये यूथ डिविडेंड बहुत जल्दी फ्रिटर हो जाता है। जापान में, चाइना में आप देख रहे हैं कि जैसे ये लोग बड़े होते हैं, नई पौध उतनी जल्दी नहीं आ रही, अब बच्चे नहीं रहे हैं उतने, लोग देर से शादी कर रहे हैं, और जो मिडिल एज लोग हैं 35 से लेके 55 तक, 50-60 तक, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। लॉन्जेविटी बहुत हो गई है, पेंशन बर्डन बहुत हो गया है। मैं और गुप्ता साहब दोनों मेरा ख्याल है 80 के निकट के होने जा रहे हैं, या शायद पार भी कर गए होंगे। तो यूथ डिविडेंड को इस्तेमाल करने की बात फर्क है। मगर कांग्रेस के पास एक जो 2 चीजें हैं जो और किसी पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, कांग्रेस के पास ट्रस्ट है, कांग्रेस के पास लॉन्जिविटी है। आपने देखा किस तरह सिंगल लीडर पार्टीज, टीएमसी ने आज अपने सारी कमीशंस कमिटीज डिसॉल्व कर दी, अब सिर्फ मौसी और भांजा रह गए। जो कास्ट पार्टीज हैं, जो किसी एक व्यक्ति के आसपास घूम रही हैं, चाहे आप भी क्यों ना हो, उनका कोई अस्तित्व एक जनरेशन के बाद नहीं होगा। कांग्रेस के पास इसमें का लॉन्जिविटी है, और भाजपा के पास भी एक लॉन्जिविटी है, क्योंकि भाजपा के पास खुद ना हो, आरएसएस के पास है। तो आखिरकार ये दोनों ही पार्टियां ही एक तरीके से महायुद्ध भारत की आत्मा के लिए, भारत की राजनीति के लिए करते हैं। कौन कब जीतता है, क्या दाव लगाता है, किस इश्यूज के ऊपर लगता है। मेरे ख्याल आज की तारीख में कांग्रेस को बहुत जोर से महंगाई पर, बेरोजगारी पर, हमारे बॉर्डर्स हम वीक कर रहे हैं उनके ऊपर, देश में हमारी नाक आपने विदेश के हर कैपिटल में कटवा दी है, उसके ऊपर सारे पड़ोसी देशों से हमारी दुश्मनी है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी आदि अभी भी हम जो नेहरू छोड़ गए थे उसके बाद आपने रत्ती भर भी ऐड नहीं किया है। मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूं, मगर विज्ञान मैंने काफी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऊंचे दर्जे तक पढ़ा है। आपने रत्ती भर भी नहीं किया। जो अभी आप कहे जा रहे हैं ये उनके ऊपर पॉलिश है। कोई आपने कोई न्यू पेटेंट नहीं लिया आपने पिछले 15 साल में, या पिछले 20 साल में भी आप कह सकते हैं। तो ये जो किया है आपने भाजपा के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा इफर्मल है इनका, जो स्लोगनियरिंग है। आज की तारीख में मुसलमानों को आप गाली दे के सोचते हैं कि हिंदू वोट बैंक को कर लेंगे। कब तक? भूखा हिंदू मुसलमान को नहीं खाएगा, आपको खाएगा। ये इनको सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है इससे सबक लेके कांग्रेस को अपना जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है बहुत तेज करना चाहिए। स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह अपने आप में काम करती है, मगर
तब भी ये टीवी के और विजय के बारे में ये मत कहिए कि अचानक एक दिन उनको सपना आया कि बनेंगे और दूसरे दिन बन गए। पिछले 10 साल से वो लड़का मेहनत कर रहा है। हमारी नजर में नहीं था कि हमारी कमजोरी है, मगर कर रहा था। उसने पता लगाया कहाँ पे कमजोरियां हैं डीएमके की, कहाँ पे कमजोरियां अन्ना डीएमके की, उनको कैपिटलाइज किया। उसके यूथ ने अपने पेरेंट्स को बताया, आप नहीं कर पाया था वो। आप सिर्फ अपर मिडिल क्लास में जो दिल्ली और जीत पाया, गोवा में तो कभी सीटी नहीं ले पाता हो। तो ये जो है, ये जो आइडियोलॉजिकल पैनापन है, ये कांग्रेस में, और उसको उनको फिल्टर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपने कहूंगा, मैं एक बात करके सांत्वना मांगता हूँ, जी, कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कांग्रेस की ग्लू है नेहरू गांधी परिवार। आप उनको पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, वो आपका मर्जी है, मगर कांग्रेस की वो ग्लू है क्योंकि वो एक अश्योरेंस देते हैं सारे तबकों को, दलित से लेकर ब्राह्मण तक, पढ़े लिखे से लेकर गंवार तक। नरेंद्र मोदी वाला गंवार नहीं, जो गरीबी से गंवार है बेचारा। इनको एक ग्लू देती है कि हम हैं, आपका बाल बांका नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर जॉन दयाल ने कही कि नेहरू गांधी परिवार एक गोंद की तरह सबको जोड़ता है, सबको साथ रखता है। और जो सबसे बड़ी बात है, देश के संविधान में उनकी आस्था है और देश के संविधान की रक्षा के लिए वो आज जुटे हैं। और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आइडिया ऑफ इंडिया दिया था, उसकी रक्षा करने में वो तत्पर है, जिसको कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्या कहना चाहिए, एक कॉन्स्पिरेसी की तरह उस आइडिया ऑफ इंडिया को समाप्त कर रही है आज की सत्ताधारी पार्टी। कांग्रेस ही उसको बचा सकती है। ये आज हमने अपने पैनलिस्टों के द्वारा जाना और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत हो सकती है अगर वो अपने कदम, अपने आइडियोलॉजी को और पैना करते हुए आगे बढ़े और सबका साथ लेकर आगे बढ़े, सबको साथ ले, सबके काम को देखे, रोजगार की बात करे। विदेश में जिस प्रकार से हमारी प्रतिष्ठा गिरी है, जिस तरह से हमारी विदेश नीति एक खोखली साबित हुई है, इन सब बातों को अगर उठाएगी तो जनता के मन में अपने विश्वास को मजबूत करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और दर्शकों से अपील करता हूं, अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा सभी साथियों को नमस्कार, राम।